अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुवैरा उबैद है। आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की क्लास में पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक डाइवर्सिटी इश्यूज़ कौन कौन से होते हैं, यानी कि जब हम ऑर्गेनाइजेशंस में डाइवर्सिटी को कंसीडर करते हैं तो किन किन चीज़ों को लेके ऑर्गेनाइजेशंस में डाइवर्सिटी हुआ करती है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस डाइवर्सिटी को मैनेज या फिर लेसन किस हद तक किया जा सकता है कि या इसको कंट्रोल किया जा सकता है किस हद तक। ठीक है, इसमें मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज़ बताऊंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेंडर डाइवर्सिटी के बारे में। जेंडर डाइवर्सिटी इन द वर्क प्लेस क्या होती है कि फीमेल्स जो हैं वो उनकी और नीड्स होती हैं, उनकी बॉडीज़ मैन से डिफरेंट होती हैं, उनकी फ़िज़िकल नीड्स डिफरेंट होती हैं, उनकी इमोशनल नीड्स डिफरेंट होती हैं, उनकी वर्क प्लेस नीड्स डिफरेंट होती हैं, और मैन जो है इसी तरह उनकी भी वर्क प्लेस डिफरेंट होती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं वर्क प्लेसेस के, बहुत सारे रूल्स भी हैं जो कि वुमेन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वुमेन और मेन जो हैं वो डिफरेंट ट्रीटमेंट जो है उन पे किया जाता है, और इस डाइवर्सिटी को जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता, वुमेन को मार्जिन नहीं दिया जाता कि वो वुमेन हैं तो उनके राइट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, या फिर कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जिन पे ऑल टुगेदर वीमेन को जो है वो साइड पे कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। कुछ ऐसी जॉब्स में उनको कंसिडर ही नहीं किया जाता, यानी इस चीज़ की लेजिस्लेशन होने के बावजूद, रूल्स होने के बावजूद ये जो है ये जेंडर डाइवर्सिटी इसको सही तरह से ट्रीट नहीं किया जाता हमारे पास। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है अर्निंग्स का गैप। अर्निंग गैप भी जो है वो एक डाइवर्सिटी की टाइप है। वो कैसे कि विमेन, ये भी वो इशू है जो विमेन ज़्यादा फेस करती हैं। वो इसलिए कि विमेन को जो है वो इस चीज़ के साथ सब्जेक्ट कर दिया जाता है कि उनको जो है वो पे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी जितनी कि मैन को होगी। दूसरा ये चीज़ भी होती है कि विमेन जो हैं वो नर्सिंग मदर्स होती हैं या नर्चरिंग उनको करनी होती हैं, उनको घर में जो है अपने बेबीज़ को भी देखना पड़ता है, किड्स को देखना पड़ता है, घर की उसमें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनकी हाउस होल्ड जॉब्स होती हैं। तो उनको जो है स्टार्ट से ही उन को ये कहा जाता है कि जी इन्होंने तो जो है वो घर की ब्रेड विनिंग नहीं करनी, तो इसलिए उनको कम पैकेजेस पे रखा जाता है। अगर हम इस चीज़ का कंपैरिजन करें कि मेन को कितने पैकेजेस पे रखा जाता है, तो जब स्टार्ट में ही ये गैप क्रिएट हो जाता है तो आगे ऑन गोइंग जॉब के दौरान भी ये गैप जो है वो रहता है, और विमेन ये चीज़ जो है वो फेस करती हैं। ठीक है जी, उसके बाद क्या होता है, ये चीज़ जो है हमें डिपेंड करती है प्रेफरेंसेस पे भी। प्रेफरेंसेस पे कैसे ये चीज़ डिपेंड करती है, क्योंकि जब मेन और विमेन जो है वो जॉब सीकिंग करते हैं तो मेन की जॉब सीकिंग जो डिमांड्स होती हैं, जो जॉब के बारे में एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, जो विमेन की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। मेन जो हैं वो ज़रा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को लाइक करते हैं, जबकि विमेन जो हैं वो सपोर्टिंग एनवायरनमेंट को लाइक करती हैं। ठीक है, विमेन सपोर्टिंग एनवायरनमेंट को लाइक करती हैं, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा उनमें नर्चरिंग का एलिमेंट ज़्यादा होता है, उनमें इमोशनल वेलबींग का एलिमेंट ज़्यादा होता है, वो थोड़ी इमोशनल होती हैं, चीज़ों को और तरह से लेती हैं। मैन जो हैं वो असर्टिव होते हैं, वो चैलेंजिंग होते हैं। तो इनकी ये प्रेफरेंसेस भी जो हैं वो इस चीज़ पे जो हैं वो अग्री करती हैं कि इनको डिफरेंट तरीके से रखा जाए। ठीक है जी, उसके बाद एक चीज़ होती है निगोशिएटिंग। निगोशिएटिंग भी एक चीज़ है जो कि अर्निंग गैप को क्रिएट करती है। जब रिक्रूटमेंट्स की जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में हायरिंग की जाती हैं, तो मेन के साथ निगोशिएट जो है वो और तरह से किया जाता है और विमेन के साथ जो है वो और तरह से किया जाता है। अगर विमेन जो है वो निगोशिएट करना चाहती भी हैं तो उनकी जो निगोशिएशन होती है उनको एक और सेंस में लिया जाता है, उनको ये कहा जाता है कि ये तो चैलेंज कर रही हैं, ये जॉब नहीं करना चाहती हैं, उनको डिसलाइक किया जाता है। इवन जो फीमेल कुलीग्स होती हैं वो भी उसको ऐसे परसीव करती हैं, जबकि मेन के साथ जो निगोशिएटिंग वे होता है वो और होता है, और मेन खुद भी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ निगोशिएट करते हैं तो वो भी डिफरेंट होता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हमारे पास हैं वो एक अर्निंग गैप क्रिएट करती हैं, और स्टार्ट में ही एक लूप बन जाता है जो कि आइंदा जब ऑनगोइंग जॉब होती है, जब कोई भी मेल या फीमेल जॉब स्टार्ट कर देता है और उसको कंटिन्यू करता है, तो उस टाइम तक भी ये सारी चीज़ें रहती हैं
क्योंकि स्टार्ट में ही ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो फिर इनको बाद में डील करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरी एक ये चीज़ होती है, एक हमारे पास होती है स्टीरियोटाइपिंग। ये हम आगे भी डाइवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे। स्टीरियोटाइपिंग भी जो है वो बहुत एक मेन रोल प्ले करती है हमारे पास अर्निंग्स के गैप में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैन का जॉब सीकिंग जो एटीट्यूड है उसको और तरह से व्यू किया जाता है, जो फीमेल का वुमेन का एटीट्यूड होता है उसको और तरह से व्यू किया जाता है। तो एक स्टीरियोटाइपिंग हमने बनाई हुई है कि जी विमेन जो हैं वो इस तरह की जॉब्स ही लाइक करेंगी और मैन जो हैं वो उस तरह की जॉब्स ही लाइक करेंगे। मैन को जो है वो मैनेजरियल पोजीशंस पे रखा जाता है और विमेन को जो है वो ये कंसीडर किया जाता है कि वो सबऑर्डिनेट टाइप की जॉब ही करेंगे, चाहे जो मेन जॉब है जो हायरिंग अथॉरिटी की या HRM से रिलेटेड या अच्छे डिपार्टमेंट की जॉब है, चाहे वो फीमेल का जो क्वालिफिकेशन है जो उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे मैच करती हो, लेकिन समझा ये जाता है और कहा यह जाता है कि अच्छी जॉब जो है वो मैन ही लेते हैं और उन्हीं को ही लेनी चाहिए और वही ही डिजर्विंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक हमारे पास अर्निंग गैप क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट पे आ जाता है ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग जो है वो हमारे पास एक फिनोमिना है, वो जो है ये कहता है ग्लास सीलिंग को आप ऐसे कंसीडर कर लें कि जैसे ये ग्लास है और ये एक लाइक रूफ है और ये उसका ऊपर का लेवल है और ये उसका नीचे का लेवल है। ग्लास सीलिंग को हम डाइवर्सिटी इश्यूज में या ऑर्गेनाइजेशन में कंसीडर करते हैं। तो ग्लास सीलिंग हमारे पास क्या कहती है कि ऊपर की जो टॉप पोजीशंस होती हैं वो मैन डिजर्व करते हैं और इसका जो नीचे का पार्ट है वो वुमेन डिजर्व करती हैं। ठीक है जी, ये कंसेप्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन चाहे जितनी भी बड़ी हों, जितने भी बड़े लेवल पे काम कर रही हों, इवन जो कुलीग्स होते हैं, जो हायरिंग अथॉरिटीज़ होती हैं, उनके माइंड में यही कंसेप्ट होता है और वो यही कंसेप्ट लेके ही हायरिंग करती हैं। फ्रॉम डे वन विमेन जो है वो सब्जेक्ट हो जाती हैं क्रिटिसिज्म के ऊपर, जबकि मैन जो हैं अगर उनसे कोई गलत काम हो जाता है या अगर वो सही तरह से निगोशिएट नहीं कर पाते तो उनको और तरह से ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि डे वन से ही ये बात कंसीडर कर ली जाती है कि ग्लास सीलिंग का एक कंसेप्ट है, जबकि इन रियलिटी ऐसा नहीं होता और ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद क्या हो जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैन के बारे में हम कहते हैं कि वो असर्टिव होते हैं और विमेन के बारे में हम कहते हैं कि वो सबमिसिव होती हैं। तो अगर कोई ऐसी फीमेल है जो कि सबमिसिव एटीट्यूड नहीं शो कर रही है, जो उस स्टीरियोटाइप के ऊपर फिट नहीं आ रही, जो कि उसको जो है वो डिटरमिन करती है जो सोचा गया उसके बारे में, तो क्या होगा कि उस फीमेल को साइड पे कर दिया जाएगा या उसको इंसेंटिव नहीं दिए जाएंगे या उसको जो है वो सही से ट्रीट नहीं किया जाएगा। जबकि जो सेम एटीट्यूड जो है वो अगर कोई मैन शो करेगा तो उसको ये कहा जाएगा कि वो असर्टिव है और वो अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करना चाहता है और उसको और तरह से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद ये चीज़ जो है वो वर्क अकम्पलिशमेंट को भी अफेक्ट करती है और इन टर्न वर्क अकम्पलिशमेंट भी इस चीज़ को अफेक्ट करती है। वो कैसे कि मैन जो है जब उससे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो असर्टिव है और वो अच्छा काम करेगा, तो ऑब्वियसली जब एक्सपेक्टेशन लेवल हाई होगा तो एक मैन जो है वो काम भी अच्छा करेगा। एक वुमेन है जब उससे ये समझा जाएगा कि इसकी तो जो मैनेजिंग पावर है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो जब एक्सपेक्टेशन ही बहुत लो होगी तो जाहिर है कि एक वुमेन अपना बेस्ट नहीं दे पाएगी। ठीक है जी, उसके बाद आ जाती है हमारे पास रेस डाइवर्सिटी। रेस डाइवर्सिटी क्या होती है? जैसे कि आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी वर्क प्लेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं। हर किसी का अपना बैकग्राउंड होता है, हर किसी की अपनी फैमिली होती है, हर किसी का अपना, ऑल्दो सब एक ही कल्चर का पार्ट होते हैं, लेकिन हर किसी का विद इन अ हाउस जो है वो अपना डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स होते हैं, डिफरेंट जो है वो कल्चर्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन में कि एथनिक माइनॉरिटीज़ जो हैं वो काम कर रही हों। एथनिक माइनॉरिटीज़ मीन ऐसे लोग जो किसी भी सोसाइटी में माइनॉरिटी में हो। जैसे कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई इंडियन सोसाइटी से बिलोंग करते हुए लोग आएंगे जॉब सीकिंग के लिए, या कहीं कोई फॉरेनर्स होंगे
या कहीं वो पढ़ने के लिए किसी बाहर की सिटी से आएंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये एथनिक माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। तो जब कोई भी जो वर्क प्लेस में जो लोग होते हैं वो एथनिक माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो उनके साथ जो है वो डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनको एक माइनॉरिटी के तौर पे समझा जाता है। ऑल्दो वो कितने ही कैपेबल क्यों ना हो, वो कितने ही अच्छे तरीके से काम क्यों ना कर सकें, लेकिन उनके बारे में जो है वो ये समझा जाता है कि वो जो बहुत डिफरेंट हैं और वो तो माइनॉरिटी में हैं, तो उनकी डाइवर्सिटी को भी कंसिडर नहीं किया जाता, उनको अच्छे मौके नहीं दिए जाते और क्या होता है कि ये चीज़ उनके काम पे अफेक्ट करती है। ठीक है जी, इसमें हमारे पास जो मेन रोल होता है वो क्या होता है कि परसेप्शन क्या होती है इस चीज़ के बारे में। परसेप्शन जो है बिहेवियरल साइंसेस में हम एक माइंडसेट को कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं कि हम डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट थिंग्स को कैसे लेते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, अपने माइंड में उनकी कैसी प्रोफाइल्स बनाते हैं। ठीक है जी, किसी पर्सन की या किसी भी सिचुएशन की, इसको हम परसेप्शन कहते हैं। ठीक है, रेस के बारे में और एथनिक माइनॉरिटीज़ के बारे में जो परसेप्शन होती है वो बहुत मेन रोल प्ले करती है इस चीज़ में कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी सोसाइटी में इस टाइप के लोगों को कैसे कंसिडर किया जाता है या कंसिडर किया भी जाता है या नहीं किया जाता। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एज डाइवर्सिटी की। एज डाइवर्सिटी में जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो है डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल वर्क कर रहे होते हैं। जाहिर है सबकी एक जितनी एज नहीं होती, कुछ लोग जो है वो बहुत यंग होते हैं, कुछ मिडिल एज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत एक्सपीरियंसड होते हैं, थोड़ी सी ओल्ड एज के होते हैं, लेकिन उनमें इतना ज़्यादा जो है वो काम करने की एबिलिटी नहीं होती, वो फिजिकली थोड़े से वीक होते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा एबिलिटी नहीं होती, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस वो बहुत होता है, वो बहुत अच्छी से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो एज के गैप को, एज की डाइवर्सिटी को कैसे ट्रीट करती हैं, ये भी बहुत एक रोल प्ले करता है बिहेवियर में। ठीक है जी, अगर हम एक लार्ज सर्वे की बात करें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्टली 40 to 44 जो है वो एज ग्रुप है कि इस एज ग्रुप के लोग सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है जी, क्योंकि ये बिल्कुल मिडिल एज होती है, इस एज के जो लोग होते हैं वो ना बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में जा रहे होते हैं और ना बहुत ज़्यादा यंग होते हैं, तो ये मिडिल एज होती है, यानी एक्सपीरियंस भी होता है लोगों के पास और उनके पास फिजिकल एबिलिटी भी होती है और वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और उनके पास थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस भी होता है, तो वो अच्छी डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं, अच्छी तरह से अपने टास्क को मैनेज भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। अगर उनको रिक्रूटमेंट का पार्ट बनाया जाए उस प्रोसीजर का तो वो हायरिंग अथॉरिटीज़ को अच्छे से मशवरा भी दे सकते हैं, अच्छी तरह गाइड भी कर सकते हैं, यानी ये एज जो है वो वर्क के लिए बेस्ट होती है। और रिसर्च ये कहती है, डिफरेंट रिसर्चर्स, कि ये एज ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ एज ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं, तो वर्क बिहेवियर जो हैं वो हमारे पास यानी कि अफेक्ट होते हैं एज से। वो किस तरह से कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो इस चीज़ के साथ थोड़ा सा उनको मार्जिन दिया जाना चाहिए कि वो अगर एब्सेंट हो जाते हैं वर्क से ड्यू टू सम रीज़न या ड्यू टू सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्योंकि जब वो ओल्ड जनरेशन में जाते हैं तो उनके पास एक उनसे ओल्डर जनरेशन भी होती है, जबकि ये वाली जो जनरेशन होती है उनके पास उनसे इतनी ओल्डर जनरेशन नहीं होती, उनके जस्ट किड्स होते हैं। जो बड़ी एज के लोग होते हैं उनके घर में 2 to 3 जनरेशन रह रही होती हैं, तो उनको घर में भी और घर से बाहर भी बहुत सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। तो डिफरेंट एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनका वर्क बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है और उनकी वर्क मोटिवेशन भी डिफरेंट होती है। समटाइम जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो सिर्फ इसलिए वर्क कर रहे होते हैं क्योंकि उनको बिजी रहना होता है, जबकि जो एडल्ट पीपल होते हैं, जो एडल्टहुड में होते हैं, उनको जॉब इसलिए चाहिए होती है क्योंकि वो ब्रेड अर्नर्स होते हैं और उन्होंने अपना घर चलाना होता है और उन्होंने सोसाइटी को फेस करना होता है और उन्होंने भी ओल्ड एज में जाके उनकी भी ये जो है वो एक्सपेक्टेशन होती है, उनकी भी ये विश होती है कि जब वो भी ओल्ड एज में जाएं तो वो भी अच्छे से रह सकें, तो इसलिए भी उनके वर्क एटीट्यूड जो है वो मैटर करते हैं। इस चीज़ में आपका फैमिली बैकग्राउंड भी मैटर करता है, आपकी सोशल क्लास से हैं ये चीज़ भी मैटर करती है, यानी एज के अंदर हम बहुत सारे और फैक्टर्स को भी शामिल करते हैं। इस चीज़ में भी स्टीरियोटाइपिंग होती है,
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम स्टीरियोटाइपिंग आगे भी पढ़ेंगे। स्टीरियोटाइपिंग जो है वो हर टाइप की डाइवर्सिटी में आती है। इसमें स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया पहले भी कि जो यंग एज लोग होते हैं उनसे और तरह की एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं। समटाइम्स वो उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं भी कर पाते, लेकिन उनके बारे में ख़ास जो है एक कन्फर्म बिलीव बन चुका हुआ होता है। इसी तरह ओल्ड एज पीपल जो हैं वो समटाइम्स इन बिहेवियर से डेविएट भी कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा भी वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन स्टीरियोटाइपिंग जो है वो बहुत मेन रोल प्ले करती है कि एक डाइवर्सिटी को कैसे ट्रीट किया जाता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रिलीजियस डाइवर्सिटी। रिलीजियस डाइवर्सिटी क्या होती है कि जब डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करने वाले जो लोग होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन में या अंडर वन रूफ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, वो कैसे कि जब एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो अपने रूल्स रेगुलेशन जो है वो इस हिसाब से बनाएगी कि मुस्लिम विमेन को इस तरह से ड्रेसिंग करनी है, मुस्लिम मैन को इस तरह से ड्रेसिंग करनी है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने वर्क एनवायरनमेंट में ये चीज़ अलाउ नहीं करेगी कि विमेन जो है वो स्कर्ट्स पहन के आएँ या टाइट ड्रेसिंग करें या ख़ुद को जो है वो ओवरली तैयार होके आएँ। ठीक है, और मैन का भी एक ड्रेस कोड होगा कि जी उन्होंने भी एक फॉर्मल जो है अटायर उसमें आना है। ठीक है, जबकि एक जो है नॉन मुस्लिम जो एनवायरनमेंट होगा वो उनकी ड्रेसिंग और तरह की होती है, उनका ड्रेस कोड और तरह से होता है। तो रिलीजियस डाइवर्सिटी जो है ये बहुत ज़्यादा देखी जाती है ड्रेस कोड के हवाले से। तो अगर रिलीजियस डाइवर्सिटी को सही तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा, इस बात को अंडरस्टैंड नहीं किया जाएगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल जो हैं डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उनका ड्रेस डिफरेंट होगा और उनको इस बात की इजाज़त दी जानी चाहिए, इस तरह का मार्जिन दिया जाना चाहिए। तो जो रिलीजियस बैकग्राउंड जिनका डिफरेंट होगा आपस में एक दूसरे से, तो उनको क्या होगा कि उन पे भी दोबारा यहाँ पे स्टीरियोटाइपिंग की जाएगी और उनको भी ये कहा जाएगा कि ये गलत है और ये गलत बिहेव कर रहे हैं, चाहे उनका जो वर्क है वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, चाहे उनमें कितनी अच्छी एबिलिटीज़ क्यों ना हो, लेकिन चूंकि उनकी डाइवर्सिटी को सही ट्रीट नहीं किया जा रहा होगा तो इसलिए उनको जो है वो गलत परसीव किया जाएगा या उनको एक अच्छा एम्प्लॉय कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इन सब डाइवर्सिटीज़ को माइंड में रखने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम समझें कि ये डाइवर्सिटी जो है वो क्या डिमांड करती है। ठीक है, उसके बाद ही हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब हमारे पास आ जाती है एक नेक्स्ट कैटेगरी डाइवर्सिटी की, एम्प्लॉयज़ विद डिसेबिलिटीज़। आपको पता है कि डिसेबिलिटी जो है वो क्या होती है। अब डिसेबिलिटी में कोई फिजिकल डिसेबिलिटी आ सकती है, कोई मेंटल डिसेबिलिटी आ सकती है, किसी भी टाइप की ऐसी डिसेबिलिटी जो कि एक पर्सन को नॉर्मल पर्सन से डिस्टिंग्विश करती है, उसकी नीड्स डिफरेंट होती हैं, वो उस पर्सन के और उस एनवायरनमेंट के, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क होता है उस चीज़ पे अफेक्ट करती है। एक ही ऑर्गेनाइजेशंस में समटाइम्स ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनकी हियरिंग भी इम्पेयर्ड हो, ऐसे हो सकते हैं जिनका विजन इम्पेयर्ड हो थोड़ा बहुत, और ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी हियरिंग भी बिल्कुल ठीक हो, विजन भी बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, या फिर बाद ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि किसी को कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ, कोई ऐसी इंजरी हुई या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हुई जिसकी बेस पे डिसेबिलिटी हो गई। तो जब ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं तो उनको ये चीज़ कंसिडर करनी चाहिए कि डिफरेंट जो एम्प्लॉयज़ होती हैं वो डिसेबिलिटी की बुनियाद पे उनकी जो वर्क नीड्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। उनको अगर गुड सब्स्टिट्यूट्स प्रोवाइड कर दिए जाएं या फिर जो कलीग्स हैं वो एक अच्छा कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें तो अच्छा काम हो सकता है। वो किस तरह से कि अगर एक कंपनी ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन को जो है वो हायर किया है तो उसको एक सब्स्टिट्यूट जो है वो क्या दिया जा सकता है कि उसको कोई साथ विजुअल किस्म का कोई ऐसा डाटा दिया जाए कि जिससे वो अपनी एबिलिटीज को जो है वो सब्स्टिट्यूट करके उतने ही अच्छे वे में काम कर सके जितने अच्छे वे में बाकी विदाउट डिसेबिलिटी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं। या फिर कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट भी एक अच्छी चीज़ है। ये कैसे हो सकता है कि जो बाकी जो नॉर्मल पर्सन्स हैं जिनको डिसेबिलिटीज़ नहीं हैं या जिनको वो डिसेबिलिटी नहीं है जो एक ख़ास पर्सन को है,
तो वो सारे अगर एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट बनाएं, एक दूसरे के साथ मिल के काम करें, अच्छे से मैनेज करें अपनी वर्क ड्यूटीज़ को, तो भी सही हो सकता है। इस डिसेबिलिटी को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस के पास एक बेस्ट मेथड ये होता है कि वो अपना एक मैनुअल बनाएं कि हमने इसकी बेस पे जो है वो एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, और उसके बाद अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाएं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में वो अपने जो ऑलरेडी रिक्रूटेड उनका स्टाफ है उनको ट्रेन करें कि उन्होंने कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करना है और कैसे न्यू स्टाफ के साथ बिहेव करना है। तो इस डिसेबिलिटी को हम बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेक्सुअल ओरिएंटेशन की डिसेबिलिटी। सेक्सुअल ओरिएंटेशन की डिसेबिलिटी में हमारे पास आ जाते हैं इसमें हमारे पास गेस, लेस्बियंस और इसी टाइप की कैटेगरी के जो है वो इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, यानी जो सेम सेक्स पार्टनर्स होते हैं। सेम सेक्स पार्टनर्स की जो है वो नीड्स डिफरेंट होती हैं वर्क एनवायरनमेंट में भी और होम एनवायरनमेंट में भी। तो इस तरह के जो ग्रुप के लोग होते हैं जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन जिनकी डिफरेंट होती है, जो कि इनको एक टर्मिनोलॉजी में होमोसेक्सुअल कहा जाता है, उनकी नीड्स जो हैं वर्क एनवायरनमेंट की डिफरेंट होती हैं। उनकी नीड्स को समझे बगैर ऑर्गेनाइजेशंस में जो इस कैटेगरी से लोग बिलोंग करते हैं, होमोसेक्सुअल कैटेगरी से, उनको बहुत ज़्यादा उन पर स्टीरियोटाइपिंग की जाती है और उनको एक हेट्रेड का और एक बुरा और एक जो है वो उनके बारे में ये सोचा जाता है कि ये सही लोग नहीं हैं, ये ठीक नहीं हैं, ये सही से काम नहीं करेंगे, ये चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। तो उनके बारे में ये थिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। इस चीज़ में भी क्या होता है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन की भी डिफ़िकल्टी को इसी तरह से ट्रीट किया जाता है, इस डाइवर्सिटी को भी, कि क्या किया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अपने लिए रूल सेट कर लें कि उन्होंने अगर होमोसेक्सुअल कैटेगरी के लोगों को या डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन के कैटेगरी के लोगों को हायर करना है तो उनकी नीड्स क्या होंगी, या फिर वो उनको इस तरह से सिलेक्ट कर लें कि उनके सेम सेक्स पार्टनर्स भी इन्वॉल्व हों, या फिर वो उनको इस तरह से हायर करें कि उनको डिफरेंट जॉब टास्क दिए जाएं। ठीक है जी, उनको वो जॉब टास्क ना दिए जाएं जो कि बाकी और लोगों को दिए जा रहे हैं। तो यानी इस डाइवर्सिटी को भी मैनेज किया जा सकता है अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने लिए एक रूल सेट कर ले। इस चीज़ में एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये है कि आप इसको इस टाइप ऑफ डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट दें, क्योंकि जैसे ही इस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट मिलेगी तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो ट्रीट हो जाएंगे और अच्छे से रूल्स भी बन जाएंगे। इस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट दी जाएगी तो ही उनकी नीड्स को समझा जाएगा, तो ही उनके लिए अच्छा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस टाइप ऑफ ओरिएंटेशन में। ठीक है जी, अब क्या हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कर सकती हैं अपने स्टाफ को इन रूल्स के बारे में, रिस्पेक्ट रूल्स के बारे में, और इस तरह से कि इस टाइप ऑफ डाइवर्सिटी को जो है वो कैसे ट्रीट करना है, या फिर वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। वर्कशॉप्स बेसिकली ऐसे टास्क होते हैं जिनमें किसी भी एक टॉपिक को एलेबोरेट किया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है और चीज़ों को देखा जाता है कि डिफरेंट फिनोमेना जो है वो कैसे अकर हो रहे हैं। वो किसी भी एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन को जो है वो हायर करके उसको इस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडिंग हेड हो वो थोड़ी सी एफर्ट करके वो लोगों को खुद ही वर्कशॉप्स प्रोवाइड कर सकते हैं, और या फिर रिटर्न जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी दिए जा सकते हैं और इस ओरिएंटेशन को भी ट्रीट किया जा सकता है। उसके बाद अब हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे कि इन डाइवर्सिटीज़ को जो है वो हम अच्छे से मैनेज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास मेथड है कि एक ऐसा कल्चर बिल्ड किया जाए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत रिस्पेक्टिंग हो हर एम्प्लॉय की तरफ, चाहे वो किसी भी एथनिक माइनॉरिटी से बिलोंग करता हो
चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी टाइप की सेक्सुअल ओरिएंटेशन से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी भी एज का हो, कि ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो एक रिस्पेक्टिंग कल्चर जो है वो बना लें। और इसके लिए क्या होता है कि हम एक, आप इस चीज़ को ऐसे समझ लें कि ये चीज़ एक हायरार्की की फॉर्म में काम करती है, कि जब टॉप मैनेजमेंट जो है वो एक अच्छा रूल बनाती है कि सारी मैनेजमेंट उसको फॉलो करेगी, तो फिर क्या होता है कि जैसे जैसे एम्प्लॉयज़ नीचे की तरफ आते हैं, यानी टॉप मैनेजमेंट वो लोग हो जाते हैं जो कि हायरिंग अथॉरिटीज़ होते हैं, जो कि हाई पेड वर्कर्स होते हैं। तो जब वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो जो उनके नीचे लोग हैं, जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, वो भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो ये कल्चर जो है वो बिल्डअप हो जाएगा कि हर इंडिविजुअल को, हर एम्प्लॉय को जो है वो रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। ऐसी कंपनीज जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्टिंग कल्चर होता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, वो बहुत इजीली डाइवर्सिटीज़ को मैनेज कर पाती हैं, बहुत इजीली इस चीज़ को ट्रीट कर लेती हैं, चाहे उनके एम्प्लॉयज़ कितने ही एक दूसरे से डिफरेंट और डाइवर्स क्यों ना हो। उसके बाद सेकंड नंबर पे बात आ जाती है अकाउंटेबिलिटी की। जब एम्प्लॉयज़ को इस चीज़ का अकाउंटेबल बनाया जाएगा कि वो अपने कुलीग्स को, अपने अथॉरिटीज़ को, अपने सबऑर्डिनेट्स को किस तरह से ट्रीट करते हैं, और अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो उन पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू उनको अकाउंटेबल किया जाएगा, उनको प्रॉपर जो है वो पनिशमेंट दी जाएगी, पेनल्टीज दी जाएंगी, तो हर कोई इस डाइवर्सिटी को सही तरह से ट्रीट करेगा। जब एक ग्रुप को पता हो कि वो ब्लैक शीप के तौर पे एक्ट कर सकता है और वो किसी को जैसे मर्जी ट्रीट कर सकता है, और किसी को डाइवर्सिटी की बुनियाद पर उसने ट्रीट नहीं करना, उसको अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाएगा, तो वो डाइवर्सिटी को सही तरह से ट्रीट नहीं करेगा। जब एक पर्सन, एक एम्प्लॉय जो है वो देखेगा कि मैं अकाउंटेबल हूँ, जो भी काम मैं कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए, ठीक है, और मुझे हायरिंग अथॉरिटीज़ जो हैं वो इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल ठहराएंगी, मुझे इस चीज़ का जवाब देना है, तो वो अपने बिहेवियर को मॉनिटर करेगा और अच्छी तरह से बिहेव करेगा अपने कुलीग्स की तरफ, चाहे वो डिसेबिलिटी के हों, चाहे वो जिस भी एज ग्रुप के हों, उनमें जो भी टाइप ऑफ डाइवर्सिटी हो। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन क्या आती है कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबको प्रोवाइड कर दें, सारे एम्प्लॉयज़ को, सारी हायरिंग अथॉरिटीज़ को भी, वो खुद भी इस चीज़ को देखें, और जो अपने सबऑर्डिनेट्स हैं उनको भी दिखाएं, उनको भी इस चीज़ को बताएं कि उनको कैसे ट्रीट करना है। इसी तरह इसके लिए भी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं। आपको या फिर कोई आप स्टडी मटेरियल दे सकते हैं। स्टडी मटेरियल जो है वो ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, या लाइव सेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। स्टडी मटेरियल और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक ही चीज़ है। जब डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सिर्फ कॉपीड की फॉर्म में हो जाएंगे, यानी फाइल्स की फॉर्म में हो जाएंगे, स्टडी मटेरियल जो है वो डॉक्यूमेंट से एक ब्रॉड कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, हम इनकी मदद से भी चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस कैसे हों, ये चीज़ भी मैनेज करती है डाइवर्सिटी को। जब ऑर्गेनाइजेशंस अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस को रिव्यू करती हैं तो उनके पास एक क्लू आ जाता है। अगर वो अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का एक रिकॉर्ड रखें तो उनके पास डेफिनेटली ये क्लू आ जाएगा कि उनसे क्या कोई मिस्टेक हुई है किसी को हायर करने में, या उन्होंने कोई ऐसा डाइवर्स किसी कैटेगरी का जो है वो एम्प्लॉय हायर कर लिया जो कि उनको नहीं करना चाहिए था, जो कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड नहीं है। तो जब ऑर्गेनाइजेशंस अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रिव्यू करती हैं तो उनमें बहुत सारे ऐसे उनको क्लूज मिल जाते हैं जिनको ट्रीट करके वो डाइवर्सिटी को ठीक कर सकते हैं, ठीक है जी।
इससे क्या होता है कि जॉब एडवर्टीजमेंट को भी ट्रीट किया जा सकता है। किसी भी हायरिंग अथॉरिटी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होता है वो जॉब एडवर्टीजमेंट से ही स्टार्ट किया जाता है। जब एडवर्टीजमेंट जो है उसको रिव्यू किया जाएगा, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे बनाए जाएंगे, तो जाहिर है कि रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर भी अच्छा हो जाएगा और आगे जाके वर्क एनवायरनमेंट भी अच्छा हो जाएगा और हायरिंग अथॉरिटीज़ भी सही से मैनेज करेंगी और जो ऑलरेडी हायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो न्यू एम्प्लॉयज़ को भी अच्छे से ट्रीट करेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर जो है वो बेसिक रिव्यूइंग से स्टार्ट होता है। इसमें आपके पास ये वर्ड जो है वो मैटर करता है। ठीक है जी। उसके बाद होते हैं हमारे पास अफर्मेटिव प्रोग्राम्स। अच्छा जी, ये अफर्मेटिव प्रोग्राम जो है ये भी रिव्यूइंग से रिलेट कर रहा है। वो किस तरह से रिलेट कर रहा है? अफर्मेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को फर्म करना, मजबूत करना इस तरह से कि वो उसकी जो फ्लॉज हैं वो रिड्यूस हो जाएं या उसकी जो कैटेगरीज हैं वो सही हो जाएं या वो सही तरह से वर्क करे। तो जब ऑर्गेनाइजेशंस रिव्यू करती हैं तो रिव्यू के बाद वो अपने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बना लेती हैं अफर्मेटिव किस्म के, जो कि प्रोग्राम्स जो हैं वो हायरिंग से भी रिलेट कर सकते हैं, जो हायरिंग के बाद जो प्रोसीजर होता है उससे भी रिलेट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी पे से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अफर्मेटिव प्रोग्राम्स होते हैं हमारे पास। इसमें फर्स्ट टाइप आ जाती है एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की। यानी एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको इस बात का यकीन दिलाया जाए एट द टाइम ऑफ हायरिंग और एट द टाइम ऑफ बीइंग हायर्ड अप कि जी आपको किसी भी तरह से एलिमिनेट नहीं किया जाएगा आपकी डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पे, चाहे आप मेल फीमेल की कैटेगरी में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं या आप किसी भी वे में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। और टारगेटिंग रिक्रूटमेंट, ये वो मेथड है कि रिक्रूटमेंट करते हुए ही ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो टारगेट कर लेना चाहिए, यानी उनको पहले ही सोच लेना चाहिए कि हमने इस एम्प्लॉय को हायर करना है, इसको नहीं करना, इसको करना है तो किस तरह से करना है, वो एक प्रोसीजर बना ले। थर्ड टाइप आती है टाई ब्रेकर की। यानी जो ग्लास सीलिंग का कंसेप्ट था उसको हम एक तरह से ब्रेक कर दें और उसको हम कह दें कि जो हमने एक टाई क्रिएट की हुई है इसको हम ब्रेक करेंगे, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स बनाएंगे और सारे एम्प्लॉयज़ इसी को ही फॉलो करेंगे। ये बेसिकली प्रोग्राम्स हैं हमारे पास। उसके बाद आ जाता है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हमारे पास क्या होता है? स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोग्राम जो हैं वो हायर कराए जाने चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस को। उससे क्या होगा कि वो ये बात समझ लेंगे कि हमने हायरिंग करते हुए किसको प्रेफरेंस देनी है, किसको प्रेफरेंस नहीं देनी, या फिर हमने प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देना अपने रिक्रूटमेंट प्रोसीजर से। ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा डाइवर्सिटी का टॉपिक। इसमें हमने देखा कि डाइवर्सिटी किस किस टाइप की होती है और उसको किस तरह से मैनेज किया जाए। नेक्स्ट टाइम हम एक और टाइप ऑफ डाइवर्सिटी पढ़ेंगे। थैंक यू।